Hi everyone, and in today's video we are going to talk about सेलुलर रेस्पिरेशन। किस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, फूड से एनर्जी किस तरह से बनाई जाती हैं, इसका हम एक ओवरव्यू देखेंगे। एंड कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं रेस्पिरेशन में, किस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड फॉर एनर्जी। तो जो फूड हम यूज़ करते हैं उसका ब्रेक डाउन और उससे जो एनर्जी बनती है दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। और ये रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है सभी सेल्स में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक हो। तो इन सभी में किस तरह से फूड का ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी बनती है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा जो यूनिट रहने वाला है, फर्स्ट ये हमारा इंट्रोडक्शन यूनिट है जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर हमें देखने को मिलती है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है फूड की फॉर्मेशन होती है, और जो फूड फोटोसिंथेसिस में बनता है दैट इज जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसे कहा जाता है। देन उसके बाद जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो इस फूड का यूज़ करती है। तो प्लांट जब इसका यूज़ कर लेते हैं, यूज्ड बाय द प्लांट फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन रेशियो इसे कहा जाता है। देन इस रेस्पिरेशन को करने के बाद प्लांट में जो फूड लेफ्ट रहता है उसे कहा जाता है एनपीपी। एनपीपी का मतलब है अवेलेबल टू कंज्यूमर। तो ये फूड अवेलेबल होता है कंज्यूमर्स के लिए और इसे कहा जाता है एनपीपी। और रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट यूज़ किए जाते हैं, किन सबस्ट्रेट का यूज़ करके एनर्जी मिलती है, फर्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो इनका यूज़ किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट का होता है, इसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन भी कहते हैं। बट इन केस कुछ केसेस में प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, प्रोटीन का भी रेस्पिरेशन होता है और उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। और ये देखने को मिलता है ड्यूरिंग द फास्टिंग। अगर फास्ट हो किसी का तब जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट होती है बॉडी में, या स्टारवेशन या तो भूखमरी की कंडीशन में भी प्रोटीन जो है उनको डाइजेस्ट किया जाता है। फर्स्ट हम आउटलाइन देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है, ब्रेकडाउन जो फूड का होता है एनर्जी के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है, और ये दो तरह का होता है, एनारोबिक होता है या फर्मेंटेशन होती है। तो ये है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो उसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन, क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। एक ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होता है फोटोसिंथेसिस में जो बनता है फूड, इस फूड का जब ब्रेकडाउन होता है तो इसके ब्रेकडाउन से, कंप्लीट ब्रेकडाउन से टोटल जो एनर्जी मिलती है दैट इज 36 एटीपी या 38 एटीपी इसमें मिलती है। वो हम आगे देखेंगे कब हमें 36 या 38 एटीपी कब हमें मिलेगी एरोबिक रेस्पिरेशन अगर ऑर्गेनिज्म करता है। सेकेंड बात करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हम बात करते हैं एनएरोबिक। एनएरोबिक जो है ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसके फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। सेकेंड जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो इन दोनों प्रोसेसेस में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। कंप्लीट इसमें फूड ब्रेकडाउन नहीं होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से सिर्फ 2 एटीपी की ही फॉर्मेशन होती है, 2 एटीपी की ही एनर्जी इसमें मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके लिए डिफरेंट स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड स्टेप होता है लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। थर्ड स्टेप इज द क्रैब साइकिल एंड फोर्थ स्टेप इज द ईटीसी या ईटीएस इसे कहा जाता है। तो ये स्टेप होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, और ये देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है प्रोकैरियोट्स भी करते हैं, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल जो हैं, यूकैरियोट्स जो हैं, उनमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है।
तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स साइटोसोल में होती है और इन केस ऑफ यूकैरियोट ये भी साइटोसोल में ही होती है। तो ग्लाइकोलिसिस अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोसोल में होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो ऑर्गेनिज्म चाहे यूकैरियोटिक हो। सेकंड बात करते हैं लिंक रिएक्शन, जिसे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ये होती है साइटोसोल के अंदर और इन केस ऑफ यूकैरियोट ये होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखने को मिलती है यूकैरियोट के केस में। थर्ड हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट साइटोसोल में ही चलती है और इन केस ऑफ यूकैरियोट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलती है। फोर्थ हम बात करते हैं ईटीएस साइकिल, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से जो बनते हैं मीजोसोम्स, स्पेशली मीजोसोम्स में ये होती है ईटीएस साइकिल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलती है ईटीएस साइकिल। तो ये आउटलाइनिंग है किस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और उसके कौन कौन से स्टेप हैं और वो स्टेप कहाँ कहाँ होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर प्रोकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट में एक ग्लूकोज के टूटने से टोटल 38 एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें हमें पूरे का पूरा टोटल 38 एटीपी बनते हैं क्योंकि इसमें कोई शटल सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। अब्सेंस ऑफ शटल सिस्टम इसमें होता है, वो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है ये शटल सिस्टम। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट में हमें 38 एटीपी मिलते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट के केस में एक ग्लूकोज के टूटने से 36 या 38 एटीपी बनते हैं। और अगर हम बात करें यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म की तो ये प्लांट सेल में भी होते हैं और ये प्लांट सेल भी हो सकते हैं और ये एनिमल सेल भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ एनिमल सेल में 36 एटीपी या 38 एटीपी हमें कब मिलेंगे। 36 एटीपी तब मिलेंगे जब ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम होगा, क्योंकि शटल सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक होता है ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम एंड दूसरा होता है मेलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम। अगर एनिमल सेल में ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम है तो उसमें हमें 36 एटीपी मिलेंगे और अगर मेलेट एस्पर्टेट शटल सिस्टम है तो 38 एटीपी मिलेंगे। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ प्लांट सेल ऑलवेज 38 एटीपी ही बनते हैं, तो प्लांट सेल में भी 38 एटीपी ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आउटलाइन अगर हम देखें, जब ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है ये ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरुविक एसिड। तो एक ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन और एक पायरुविक एसिड में होते हैं 3 कार्बन। तो यहाँ पर 3 कार्बन एक पायरुविक एसिड में, इसलिए 2 पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस और ये ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे है, एरोब्स में भी देखने को मिलता है और एनारोब्स जो होते हैं उनमें भी हमें देखने को मिलता है। इन केस ऑफ एरोब और एनारोब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जब होती है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है और एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। अब बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पायरुविक एसिड फिर कन्वर्ट होता है और अंडरगो करता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो सेकंड स्टेप फिर देखने को मिलता है दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन एंड थर्ड स्टेप उसमें फिर फर्दर दैट इज क्रेब्स साइकिल एंड फोर्थ स्टेप इज ईटीएस साइकिल। ये होता है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और इन केस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट स्टेप तो इसमें भी ग्लाइकोलिसिस होता है, लेकिन इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फिर आगे की प्रोसेसेस होती हैं तो उसे कहा जाता है फर्मेंटेशन। तो सेकंड स्टेप इसमें देखने को मिलता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन जो है वो 2 तरह की होती है, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड दूसरा होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इस तरह से हमें फर्मेंटेशन फिर देखने को मिलती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन या एनएरोब्स ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्लीट आउटलाइन। अगर हम देखते हैं फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, ये दोनों ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में भी और एनएरोबिक में भी। तो वन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुविक एसिड। तो एक ग्लूकोज से जब 2 पायरुविक एसिड बनते हैं उसमें बनती है 2 एटीपी एंड 2 NADPH2 की फॉर्मेशन यहाँ होती है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनने के लिए 2 ATP और 2 NADPH का बनना
होता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है इस पायरुविक एसिड का फेट, मतलब कि ये फर्दर जो है टूटता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है एरोबिक ऑर्गेनिज्म में, और इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये दो पायरुविक एसिड जो हैं वो टूटते हैं इनटू 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड है मतलब कि 6 कार्बन है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड है, और 2 अगर एसिटाइल कोएंजाइम बन रहे हैं तो इसमें 4 ही कार्बन यूज हुए हैं, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, 2 पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे रिलीज हो जाती हैं, और यहाँ पे बनते हैं 2 NADPH की भी यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है लिंक रिएक्शन। पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है लिंक रिएक्शन। देन ये एसिटाइल कोएंजाइम, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर एंटर करते हैं क्रैब साइकिल में, और क्रैब साइकिल में फाइनली इनमें कन्वर्ट होके हमें देखने को मिलते हैं 4 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज आउट हो जाती है, और 2 ATP फ्रॉम GTP से 2 ATP की फॉर्मेशन यहाँ बनती है, एंड 6 NADH2 की फॉर्मेशन होती है, और 2 FADH2 की फॉर्मेशन होती है। ये होता है क्रैब साइकिल के फाइनल नेट गेन क्रैब साइकिल का ये देखने को मिलता है। और इस रेस्पिरेशन को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और ये लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसोल में होती है। देन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखने को मिलता है, जिसमें लिंक रिएक्शन एंड क्रैब साइकिल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो गई है, जो पायरुवेट इसमें बन गया है, ये पायरुवेट अगर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंटर करता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में, और फर्मेंटेशन जो है साइटोसोल में ये प्रोसेस चलती है। फर्मेंटेशन 2 तरह की होती है। फर्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन होती है इसमें 2 जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं इनटू 2 लैक्टिक एसिड में, और 2 लैक्टिक एसिड में जब ये कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो इसमें 2 NADH2 का यूज़ हो जाता है। तो ग्लाइकोलिसिस में जो 2 NADH2 बने होते हैं उनका यहाँ पे यूज़ हो जाता है, और एक यहाँ पर हमें देखने को मिलती है नेट गेन जो है वो टोटल 2 ATP का यहाँ देखने को मिलता है। तो और सेकेंड हम बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस का है, 2 पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 एसिटाल्डिहाइड। तो 2 पायरुविक एसिड सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, और यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका लॉस होता है, एंड 2 एसिटाल्डिहाइड जो हैं वो फर्दर फिर कन्वर्ट होते हैं इनटू 2 एथिनॉल में ये कन्वर्ट होते हैं, और जब ये 2 इथेनॉल में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पर 2 NADH2 का यूज़ हो जाता है। जो ग्लाइकोलिसिस के NADH2 बने हैं वो इन फर्मेंटेशन की प्रोसेस में यूज़ हो जाते हैं, और फाइनली नेट गेन जो है वो 2 ATP का इन दोनों प्रोसेसेस में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये ग्लाइकोलिसिस की आउटलाइन है जो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? डायरेक्ट एनर्जी जो मिलती है उसको कहा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अगर ATP की फॉर्म में एनर्जी मिलती है तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट एनर्जी, और टोटल जो डायरेक्ट एनर्जी ATP की फॉर्म में मिलती है दैट इज़ 4 ATP। तो टोटल जो प्रोसेसेस हैं उसमें हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 ATP मिलते हैं। अगर ये 4 ATP डायरेक्ट मिलते हैं तो उसे कहा जाता है SLP। SLP का मतलब है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है डायरेक्ट ATP का बनना या डायरेक्ट एनर्जी का मिलना, जिसमें कि 2 ATP तो मिलते हैं हमें ग्लाइकोलिसिस के दौरान, और 2 ATP बनते हैं क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल जो है वो 4 ATP बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। सेकंड हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एनर्जी। तो इनडायरेक्ट एनर्जी भी हमें देखने को मिलती है इन दी फॉर्म ऑफ रिड्यूस कोवलेंट फॉर्म की एनर्जी में ये देखने को मिलती है, जिसमें कि in the form of NADH2 and in the form of FADH2। तो एनर्जी जो है in the form of NADH2 और FADH2 की फॉर्म में अगर एनर्जी बनी है तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट एनर्जी। और ये इनडायरेक्ट एनर्जी कहाँ कहाँ बनती है? तो 2 NADH2 बनते हैं साइटोसोल में। साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस के
जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है तो वहाँ बनते हैं 2 NADH2। और दूसरा हम बात करते हैं 8 NADH2 बनते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो NADH2 बनते हैं वो है 8। और टोटल NADH2 की बात करें तो 10 NADH2 जो हैं टोटल बनते हैं, जो इनडायरेक्ट एनर्जी देने का काम करते हैं। और FADH2 की बात करें तो टोटल 2 FADH2 बनते हैं और ये बनते हैं क्रैब साइकिल में। तो इस तरह से हमारे पास 2 FADH2 बनते हैं और 10 NADH2 बनते हैं। इनसे हमें इनडायरेक्ट एनर्जी मिलती है, मतलब कि हमें इनको फर्दर कन्वर्ट करना पड़ता है जिससे कि फाइनली ये हमें ATP की फॉर्मेशन दे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर है और सेल में अगर हम बात करें तो इसमें ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो साइटोसोल में होती है। और साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस होती है तो 2 NADH2 यहाँ ग्लाइकोलिसिस की वजह से साइटोसोल में बनते हैं। और जो लिंक रिएक्शन है और क्रैब साइकिल है वो हमें देखने को मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अंदर। तो ये हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, इनर मेम्ब्रेन है और ये बीच में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। तो क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में देखने को मिलती है, जिसमें कि 8 NADH2 बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं। अब फर्दर इनमें इन NADH2 और FADH2 से एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, जिसके लिए जो प्रोसेस होती है दैट इज ETS साइकिल। और ये ETS साइकिल हमें देखने को मिलती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होती है ये ETS साइकिल। ETS साइकिल में हमें देखने को मिलते हैं कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5 जो F0 और F1 पार्टिकल होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 को कहा जाता है NADH डिहाइड्रोजिनेज एंड कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है इस NADH2 को कन्वर्ट करता है और इससे फिर एनर्जी बनाई जाती है। और FADH2 के लिए कॉम्प्लेक्स 2 होता है। अगर बात करें एक NADH2 को कन्वर्ट करने से 3 ATP जो है इससे बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो ये इजीली हो जाता है क्योंकि ये NADH2 जो है और FADH2 जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है ये ETS साइकिल में इजीली एंटर कर जाते हैं और यहाँ से ATP की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ग्लाइकोलिसिस तो साइटोसोल में होती है और साइटोसोल में जो NADH2 है उससे अगर एनर्जी बनानी है तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं शटल सिस्टम और ये शटल सिस्टम जो है फिर इसको एंटर करवाते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जहाँ से इनमें एनर्जी फिर बनती है। तो इस तरह से हमें शटल सिस्टम भी 2 देखने को मिलते हैं जो हम फर्दर आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अगर हम शटल सिस्टम की बात करें तो शटल सिस्टम हमें 2 देखने को मिलते हैं क्योंकि शटल सिस्टम में साइटोसोल में जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो ग्लाइकोलिसिस की वजह से 2 NADH2 जो हैं वो साइटोसोल में बनते हैं। अब इन साइटोसोल से इन NADH2 को हमें ट्रांसफ़र करना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जिसके लिए इन्वॉल्व करते हैं 2 शटल सिस्टम। फर्स्ट शटल सिस्टम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम। सेकेंड इज द मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम है इसमें जो 2 NADH2 होते हैं, 2 NADH2 का मतलब है कि इसमें 1 से 3 ATP बनते हैं तो 2 से बनेंगे 6 ATP। लेकिन ये जो शटल सिस्टम है ये 2 ATP को यूज़ कर लेता है, ये NADH2 को कन्वर्ट करता है इनटू 2 FDH2 और 2 FADH2 से बनती है फिर 4 ATP। तो यहाँ पे लॉस ऑफ 2 ATP हो जाता है, फाइनली 4 ATP ही इससे मिलते हैं। और जो मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम होता है उसमें जो 2 NADH2 होते हैं वो 2 NADH2 ही मैट्रिक्स में जाते हैं और उनसे हमें टोटल फिर 6 ATP की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो अगर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम है तो उसमें टोटल 36 ATP फिर बनते हैं और अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम है तो फाइनली 38 ATP बनते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट हमें ATP देखने को मिलते हैं, 36 भी हो सकते हैं और 38 भी। ये डिपेंड करता है कि कौन सा शटल सिस्टम वहाँ इन्वॉल्व हुआ है। नेक्स्ट हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नो शटल सिस्टम देखने को मिलता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो साइकिल्स होती हैं जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो साइटोसोल में होती है एंड जो लिंक रिएक्शन है या उसमें जो क्रैब साइकिल होती है वो भी कहाँ देखने को मिलती है, साइटोसोल में होती है। तो इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ 2 NADH2 बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में और 2 ATP जो ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं वो साइटोसोल में बनते हैं एंड 2 NADH2 जो लिंक रिएक्शन में बनते हैं वो भी साइटोसोल में बनते हैं एंड 6 NADH2 जो
क्रैब साइकिल में बनते हैं, और 2 ATP जो बनते हैं क्रैब साइकिल में वो भी साइटोसोल में बनते हैं, एंड 2 FADH2 जो क्रैब साइकिल में बनते हैं वो भी साइटोसोल में। तो इस तरह से ये सभी जो हैं वो साइटोसोल में हैं, और ये 4 ATP तो डायरेक्ट हमें एनर्जी दे देती है, लेकिन ये जो NADH2 और FADH2 हैं ये एंटर करते हैं ETS साइकिल। और प्रोकैरियोट के केस में जो ETS साइकिल है वो देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है उसे कहा जाता है मीजोसोम। तो मीजोसोम में ये ETS साइकिल प्रेजेंट होती है जो फर्दर इन NADH2 और FADH2 को कन्वर्ट करती है और इससे एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास ओवरऑल 10 NADH2 हैं, और 10 NADH2 की बात करें तो 1 से 3 एनर्जी मिलती है, तो 10 से मिलेगी टोटल 30 ATP की फॉर्मेशन होगी। और 2 FADH2 अगर हैं, 1 से 2 मिलते हैं तो 2 से हमें टोटल 4 ATP मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 34 ATP हैं, और 4 ATP इसमें डायरेक्ट हमें मिलते हैं। तो टोटल ऑलवेज अगर हम बात करें ओवरऑल इसमें हमें टोटल 38 ATP हमेशा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें कोई शटल सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऑलवेज 38 ATP प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट एनर्जी की। इनडायरेक्ट एनर्जी है NADH2 एंड FADH2। जब इनकी ETS साइकिल में ऑक्सीडाइज ये होते हैं तो ऑक्सीडाइज होके ये बनाते हैं NAD पॉजिटिव एंड FAD पॉजिटिव। ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, साथ में प्लस H पॉजिटिव आयन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन ये करते हैं। और ये जो H पॉजिटिव आयन जो हैं वो बनाते हैं, इसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो बढ़ जाता है सेल के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फाइनली फिर ATP की फॉर्मेशन वहाँ होती है। और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको एक्सेप्ट किया जाता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ऑक्सीजन। तो इस तरह से H पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन के साथ मिलकर और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर वाटर की ये फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। ये टर्मिनल रिएक्शन होती है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही हमें देखने को मिलती है। और ये जो NAD और FAD पॉजिटिव होते हैं ये फर्दर फिर एंटर करते हैं लिंक रिएक्शन एंड क्रैब साइकिल में, ताकि ये फर्दर फिर NADH2 की फॉर्मेशन कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लैक्टिक एसिड बनता है साइटोसोल में फर्मेंटेशन की वजह से। तो 1 ग्लूकोज जो है वो फॉर्मेशन करता है 2 पायरुविक एसिड की, और जिससे कि 2 ATP बनते हैं और 2 NADH2 की फॉर्मेशन होती है। देन 2 पायरुविक एसिड जो है 2 लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, तो ये 2 NADH2 जो है यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है जिसमें कि नेट गेन जो है वो ओनली 2 ATP का ही होता है। हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी कैलकुलेशन। तो एनर्जी इसमें बनती है इन द फॉर्म ऑफ NADH2, FADH2, ATP एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में हमें देखने को मिलते हैं 2 NADH2 एंड 2 ATP। इसमें ना ही FADH2 बनता है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सेकेंड स्टेप होता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 बनते हैं और इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नो FADH2, नो ATP। एंड थर्ड स्टेप इज द क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल में 6 NADH2 बनते हैं एंड 2 FADH2 बनते हैं, 2 ATP बनते हैं एंड 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो नेट ओवरऑल गेन की बात करें, NADH2 बनते हैं 10, FADH2 बनते हैं 2 एंड ATP बनते हैं 4 ATP। क्योंकि ये SLP होते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट होते हैं, ये डायरेक्ट एनर्जी इनसे हमें मिलती है, ये फर्दर ETS साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो एक ग्लूकोज में C6 होता है। तो इस तरह से 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है 1 ग्लूकोज से। तो नेट ओवरऑल की बात करें, एक NADH2 से 3 ATP, तो 10 से टोटल 30 ATP बनते हैं। एक FADH2 से 2 ATP और 2 FADH2 से 4 ATP बनते हैं। इस तरह से 4 डायरेक्ट ATP, तो टोटल हमारे पास 38 ATP की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एक पायरुविक एसिड से कितनी ATP बनेगी। तो अगर हम बात करें पायरुविक एसिड की, तो ओवरऑल 2 पायरुविक एसिड जब बनते हैं तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने थे, और 2 कोएंजाइम जब बने थे तो उसमें 2 NADH2 बने थे एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हुई थी। और 2 एसिटाइल कोएंजाइम जब कन्वर्ट हुए थे क्रैब साइकिल में, तो उसमें 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADH2, 2 FADH2 एंड 2 ATP बने थे। ये है बात 2 पायरुविक एसिड की। तो 2 पायरुविक एसिड में ओवरऑल 8 NADH2,
2FADH2 एंड 2 ATP बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन है 1 पायरुविक एसिड का, तो 1 पायरुविक एसिड से बनेंगे 4 NADH2, 1 FADH2 एंड 1 ATP। तो एक NADH2 से 3 ATP, तो 4 से बनेंगी टोटल 12 ATP। और एक FADH2 से 2 ATP, तो एक FADH2 से बनेगी 2 ATP। और एक ATP डायरेक्ट ही ATP फॉर्मेशन है, तो टोटल ओवरऑल जो है वो 15 ATP की फॉर्मेशन होती है एक पायरुविक एसिड से। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए क्रैब साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम से कितने ATP या कितने ATP की फॉर्मेशन होती है, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम से हाफ ही बनेंगे, दैट इज 3 NADH2 बनेंगे, 1 FADH2 बनेंगे एंड 1 ATP बनेगा, दैट इज 12 ATP की फॉर्मेशन होती है एक कोएंजाइम A से इन द क्रैब साइकिल। So this is all about the cellular respiration. Thanks for watching. I hope this video helped you understand the concept more clearly. If you find it useful, please give it a thumbs up and share it with others who might benefit. Don't forget to subscribe my channel for more education content. See you in the next video.